बच्चों की दो टोलियां हैं और बच्चों हम आपके सामने कुछ छोटे छोटे प्रयोग करके दिखाएंगे। उन प्रयोगों को आप बहुत ध्यान से देखिएगा और देखने के बाद आपको ये बताना है कि वो किस सिद्धांत पर आधारित हैं या कौन सा वैज्ञानिक सिद्धांत वहां काम कर रहा है। तो हमने बच्चों को दो टोलियों में बांटा है। हमारी एक तरफ है जगदीश चंद्र बसु टीम और दूसरी तरफ है श्रीनिवास कृष्णन टीम। और सबसे पहले हम जगदीश चंद्र बसु टीम से पूछेंगे। मैं एक प्रयोग करके सबसे पहले दिखाऊंगी। जिस टीम से पूछा जाएगा पहले प्रश्न, उसको प्रयोग देखने के बाद 15 सेकंड का समय दिया जाएगा। तो वो 15 सेकंड के समय में आप लोग आपस में सलाह मशवरा कर लीजिए और सोचिए कि कौन सा सिद्धांत लग रहा है और कोशिश कीजिए उत्तर देने की। अगर पहली टीम नहीं बता पाई सही उत्तर तो दूसरी टीम को 5 सेकंड का समय हम देंगे। बात समझ में आ गई आपको? और अगर कोई भी टीम सही उत्तर नहीं दे पाई तो फिर मैं आपको बताने की कोशिश करूंगी कि उसमें क्या सिद्धांत लग रहा है। तो सबसे पहला प्रयोग जो हम शुरू कर रहे हैं वो प्रकाश से संबंधित है। शीशा आप सब लोगों ने देखा होगा? सबने देखा है ना? अच्छा, शीशे में क्या देखते हैं? आप शीशे के सामने खड़े होते हैं तो क्या दिखाई देता है? अपना प्रतिबिंब दिखाई देता है। आपको अपनी शक्ल दिखती है। और जब आप शीशे के सामने खड़े होते हैं तो आपको कितनी शक्लें दिखाई देती हैं? अपनी एक शक्ल दिखाई देती है। अच्छा, अब जगदीश चंद्र बसु टीम, आपकी मेज पर सामने 2 शीशे रखे हैं और उनके बीच में हमने कोई वस्तु रख दी है। हमको एक गेंद मिल गई थी छोटी सी, तो वही हमने गेंद रख दी है। अब आप दोनों पहले एक शीशे में देखिए कि क्या आपको उस गेंद का एक ही प्रतिबिंब दिख रहा है, और फिर दूसरे शीशे में भी देखिए कि क्या एक ही दिख रहा है। और श्रीनिवास कृष्णन की माप भी देखिए जरा, देखिए कितने प्रतिबिंब आपको दिख रहे हैं। कुछ बच्चे एक शीशे में देख पाएंगे, कुछ बच्चे दूसरे शीशे में देख पाएंगे। ध्यान से देखिए पहले, कितने एक दिख रहे हैं कि एक से ज्यादा दिख रहे हैं, कितने दिख रहे हैं, जरा गिनिए कितने दिख रहे हैं। देख लिया? अब आपको यह बताना है कि अगर एक से अधिक प्रतिबिंब दिख रहा है हर शीशे में तो ऐसा क्यों है। सोचिए, 15 सेकंड का समय है आपके पास। एक से ज्यादा क्यों दिख रहा है? बताइए। हाँ बोलिए। 2 शीशे तो 2 शीशे हैं तो 2 दिखने चाहिए। एक शीशे में दिखा, दूसरे में दिखा। 2 दिख रहे हैं या ज्यादा दिख रहे हैं हर शीशे में? ज्यादा दिख रहे हैं। कितने दिख रहे हैं? गिने थे? एक से ज्यादा दिख रहे हैं। नहीं, एक से कितने ज्यादा दिख रहे हैं? 3 दिख रहे हैं। 3 है। हाँ। गिने? 11 दिख रहे हैं। आप बताइए। हाँ। एक शीशे गेंद का प्रतिबिंब एक शीशे में दिखाई पड़ता है, वही प्रतिबिंब दूसरे शीशे में दिखाई पड़ता है। तो यही क्रम लगातार बना हुआ है, इसी कारण हो रहा है। अच्छा, हाँ भाई, कुछ हद तक उनका उत्तर बिल्कुल सही है कि बीच में हमने वस्तु रखी और दोनों शीशे अगर आप ध्यान से देखिए तो समांतर रखे हुए एक दूसरे के समांतर हमने दोनों शीशे रखे हैं और बीच में कोई भी चीज रख दी। आप अगर बीच में अपनी उंगली रख देंगे तो आपको अपनी उंगली के बहुत से प्रतिबिंब दिखेंगे। ये जरूरी नहीं कि गेंद ही रखें वहां पर। तो एक शीशे से उस वस्तु का एक प्रतिबिंब बना और दूसरे शीशे से भी एक प्रतिबिंब बना, तो 2 तो बनने चाहिए। एक शीशे में एक दिखा, दूसरे शीशे में दूसरा दिखा। अब पहले शीशे से जो प्रतिबिंब बना है गेंद का, वो समझ लीजिए कि दूसरे शीशे के लिए वस्तु का कार्य करेगा। दूसरे शीशे को ऐसा लगेगा कि उसके सामने एक दूसरी गेंद रखी है और वो दूसरी गेंद वास्तव में है क्या? जो गेंद रखी है आपने उसका प्रतिबिंब है। ये बात समझ में आ रही है? तो उस प्रतिबिंब का ही एक और प्रतिबिंब बन जाएगा। और अब ये जो प्रतिबिंब बना, ये दूसरे वाले शीशे के लिए फिर वस्तु का कार्य करेगा और वो फिर एक और प्रतिबिंब उसका बना लेगा। तो हर शीशे के सामने, शीशे को ऐसा नहीं लगता कि उसके सामने बस एक ही वस्तु रखी है। एक तो वो वस्तु रखी है और दूसरी वस्तु वो किसको मान लेता है? जो उस वस्तु का प्रतिबिंब दूसरे वाले शीशे से बन रहा है। तो इस तरह से कितने प्रतिबिंब बनने चाहिए आपके हिसाब से? कितने बनने चाहिए?
10। 11 क्यों नहीं? 8 क्यों नहीं? इस हिसाब से तो बच्चों अनंत प्रतिबिंब बनने चाहिए, कोई गिनती ही नहीं होगी उनकी, प्रतिबिंब बनते ही चले जाएंगे। लेकिन आपको अनंत तो दिखाई नहीं दे रहे। आपने अभी गिन के हमको बताया था कि 11 दिख रहे थे आपको या 10 दिख रहे थे। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अच्छा, प्रतिबिंब बनता क्यों है शीशे में, ये पता है आपको? प्रकाश का परावर्तन होता है। प्रकाश जो है शीशे पे पड़ता है और परावर्तित होकर वापस लौट आता है, इस वजह से प्रतिबिंब बनता है। तो हर बार जब प्रकाश शीशे पे पड़ता है तो थोड़ा प्रकाश तो अंदर चला जाता है, शीशे के अंदर ही चला जाता है, और बाकी हमको बाकी परावर्तित हो जाता है, बाकी बाहर मिल जाता है। तो जब कई बार ये परावर्तन हो रहा है प्रकाश का, तो हर बार थोड़ा थोड़ा प्रकाश तो शीशे के अंदर से चला जा रहा है, तो प्रकाश हमारी आंख में कितना पहुंच रहा है? कम होता जा रहा है। इसलिए हमको एक निश्चित संख्या दिखती है प्रतिबिंबों की, अनंत नहीं दिखते हैं। बन अनंत रहे हैं, लेकिन बाद के प्रतिबिंब इतने हल्के हो जाएंगे क्योंकि वहां पे प्रकाश इतना कम हो गया है कि वो आपको ठीक से दिखेगा नहीं। लेकिन ये तो आपने देखा है कि 1 से कहीं ज्यादा प्रतिबिंब दिख रहे हैं, 2 से भी कहीं ज्यादा प्रतिबिंब दिख रहे हैं। अब समझ आ गया क्यों अनंत प्रतिबिंब दिखते हैं। और अगर आप इन दोनों को इस तरह से न रखें, दोनों जो आपने दर्पण रखे, शीशे रखे जो, तब फिर आपको अनंत नहीं दिखेंगे। वो तो एक लाइन में एक के पीछे एक सब प्रतिबिंब बनते चले जाते हैं। आए बात समझ में? अच्छा, अब दूसरा प्रयोग जो है वो हम पहले पूछेंगे श्रीनिवास कृष्णन टीम से। ये देखिए, ये फिर हम 2 पिंग पोंग की गेंदें लाए हैं। ये हमको आसानी से मिल गई, इसलिए बहुत सारे उठा लाए थे आज हम। और इन दोनों को हमने क्या किया है? लटका दिया है किसी चीज से। ये तो पैमाना आप जानते हैं, ये हमने ले लिया और ये गेंदें इससे लटका दी ताकि ये थोड़ी थोड़ी दूरी पर हैं एक दूसरे से। अब आप देखिएगा कि इन गेंदों में क्या होता है। पहले हम श्रीनिवास कृष्णन टीम को दिखाएंगे और इसके बाद बसु टीम को। ध्यान से देखिएगा, इन गेंदों के बीच में फूंकने से क्या होगा। क्या हो रहा है? दिख रहा है आपको? दिख रहा है क्या हो रहा है गेंदों में? देखिए, क्या होता है जब फूंक रहे हैं तो क्या हो रहा है गेंदों के बीच में? क्या फर्क हो रहा है पहले से? हो रहा पहले गेंदें कहां पर है? दिख रही है? हम फूंकते हैं तो कहां पहुंच जाती है गेंदें? ये देखिए जरा, क्या हुआ? आपस में मिल गए। आपस में मिल गई है। तो हमारा प्रश्न आपसे ये है कि ऐसा क्यों हो रहा है? हम बीच में फूंक रहे हैं उसके, तो गेंदों को तो अलग हो जाना चाहिए और दूर हो जाना चाहिए, वो मिल क्यों रही है आपस में? बसु टीम आप भी देखिए, बीच में फूंक रहे हैं तो आपस में जुड़ जाती है, मिल जाती है, नजदीक आ जाती है। उनको तो दूर होना चाहिए था ना। देखा आपने ध्यान से क्या हो रहा है? बताइए बताइए। उन दोनों के बीच में फूकने से उस स्थान की हवा दूसरी ओर चली जाती है, तो उस स्थान को भरने के लिए गेंदों की ओर से हवा आती है, इसलिए दोनों गेंदें टकराए। अच्छा, और कोई उत्तर देना चाहेगा इसका, या कुछ उसमें संशोधन करना चाहेगा? हवा जा तो नहीं रही है बेटा वहां से, हम तो उसमें फूंक रहे हैं, तो और हवा हम भर रहे हैं वहां पे। हमारे मुंह से जो हवा निकल रही है कहाँ जा रही है? गेंद के बीच में जा रही है ना। हम वहां से हवा निकाल तो नहीं रहे हैं। जो आपने बात कही वो कुछ हद तक सही है कि बाहर की तरफ से हवा ज्यादा होती है तो वो दोनों गेंदों को दबा देती है, लेकिन हमने हवा निकाली तो नहीं बीच से, हमने तो मुंह से और हवा फूकी है ना। तो ऐसा क्यों हो रहा है बच्चों? एक ये सिद्धांत है विज्ञान का कि जिस जगह पर हवा का या पानी का या किसी द्रव का वेग या चाल बहुत ज्यादा होगी, वहां पर उसका दाब कम हो जाएगा। दाब का मतलब समझते हैं? वायुमंडल का दाब के बारे में सुना है? हवा दाब डालती है, सुना है? अच्छा, और दाब और बल के बारे में भी जानते होंगे। दाब लगता है तो बल भी लगता है उस जगह पर। जब हमने फूंका
तो वहां की पहले तो हवा वहां की स्थिर थी, करीब करीब, वो चल नहीं रही थी हवा। इस समय यहाँ हवा तो चल नहीं रही है। जब हमने फूंका तो गेंद के बीच के हिस्से की हवा जो थी वो किसी तेज वेग से चलने लगी, उसकी चाल बढ़ गई। पहले तो चल नहीं रही थी, हवा स्थिर थी। तो जब चाल बढ़ गई तो हवा का दाब कम हो गया। ये और आगे चल के आप और भी इसके बारे में जानेंगे। इसको कहते हैं बर्नौली का सिद्धांत। और विज्ञान का यह सिद्धांत है कि जहां पर हवा की चाल या गति कम होगी वहां पर उसका दाब अधिक होगा, और जहां पर गति अधिक होगी वहां दाब कम होगा। तो बीच की हवा, हमने बीच में फूंका था ना, तो बीच की हवा की चाल तो तेज हो गई, और जो गेंद के बाहरी तरफ जो हवा थी वो पहले जैसी रही। तो बीच में दाब कम हो गया, और बाहर की तरफ दाब कितना है, कैसा है, वो तो वायुमंडलीय दाब ही है। यहाँ पे दाब कम हुआ, इधर दाब अधिक है, इधर दाब अधिक है, तो दोनों तरफ दाब अधिक है, बीच में कम है, तो गेंदें ऐसे आ जाएंगी। भाई बाहर वाला दाब जो है दोनों गेंदों को अंदर की तरफ धक्का देगा, क्योंकि बीच में दाब कम है। अगर बीच में दाब ज्यादा होता तब क्या हो जाता, तब गेंदें एक दूसरे से अलग हो जाती, क्योंकि बीच का दाब जो है वो धक्का देता। अच्छा, अभी दाब कैसा है, बीच में और बाहर की तरफ नहीं, समान है। हाँ, दोनों तरफ दाब जो है वो बराबर है। इस बीच में और बाहर की तरफ सब तरफ वायुमंडलीय दाब लग रहा है। और जब हम फूंकते हैं बीच में तो वहां का दाब वायुमंडल के दाब से थोड़ा कम हो जाता है, उतनी ही देर के लिए जब तक हम उसमें फूंक रहे हैं, या उतनी ही देर के लिए जब तक कि वहां की हवा तेज गति से चल रही है या उसकी चाल एकदम से बढ़ जाती है, तब तक वहां दाब कम रहेगा। और इसलिए वो दोनों चीजें पास पास आ जाएंगी। बाहर वाला दाब जो है उनको अंदर की तरफ धक्का देगा, अंदर का दाब कम है बहुत बीच में, तो वो दोनों पास आ जाएंगे।